क्लास में आपका स्वागत है। अपन जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट के जो आंकिक क्वेश्चन है उन आंकिक क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दो समान धातु के गोले, उनके आवेश कैसे हैं, समान। दो समान धातु है, धातु के जो गोले हैं उनका जो आवेश है 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं। जब आवेश से आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा। देखिए जो चीजें रखी उसको लिखते हैं हल। दो समान धातु के गोले जिनके आवेश दे रखे हैं, Q1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास प्लस 10 माइक्रोकूलम है। उस माइक्रोकूलम को कूलम में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो कूलम में परिवर्तित करने के लिए 10 गुना 10 की पावर कितना रखेंगे, -6 कूलम बराबर हो जाएगा 10 की पावर -5 कूलम। Q2 -20 माइक्रोकूलम, इसको भी हल करेंगे, कितना हो गया -20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम बराबर -2 गुणा 10 की पावर -5। दूरी क्या है, एक दूसरे में इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। समान है, अपन ने अलग कर रखे थे और उसको क्या किया, संपर्क में लेके आए। तो इन आवेशों के मध्य एक वैद्युत बल लगेगा, वो वैद्युत बल क्या होगा, क्योंकि Q1 व Q2 आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। वैल्यू रखेंगे K, तुलना करेंगे तो तुलना में K राशि है कैंसिल हो जाएगी। Q1 की वैल्यू है 10 की पावर -5 इंटू Q2 की वैल्यू है -2 गुना 10 की पावर -5 बटे R। इसका समीकरण इसको हल नहीं करेंगे, अनुपात पूछ रहा है, उसमें अनुपात के अंदर कुछ राशियां क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो उन राशियों को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर काम आएगा। फिर क्या कहा इसने, इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, ये स्थिति है, पहले ये गोले थे ये इस तरीके से थे, इस पर आवेश था हमारे पास Q1 और इस पर आवेश कितना था Q2। इनके जो बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, R। Q1 की वैल्यू तो मैंने ली, Q2 की वैल्यू ली। अब इसने क्या कहा है, इन दोनों गोलों को मैंने क्या किया, संपर्क में लिया। ये Q1 और ये कितना हो गया, जैसे मैं संपर्क में लेके आऊंगा तो इसका आवेश इसमें चले जाएगा, इसका आवेश इसमें चले जाएगा। कहने का मतलब है टोटल इसमें आवेश आ जाएगा Q1 प्लस Q2। फिर इसको क्या कर देंगे अपन, अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग करेंगे तो इनका समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 और 2। क्योंकि दोनों गोलों संपर्क में लाकर अलग अलग
करने पर गोलों पर उपस्थित आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। Q1 की वैल्यू हमारे पास आता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 बराबर Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -20 माइक्रोकूलम। घटे में कितना हो गया, बचेगा कितना, माइनस का 10 माइक्रोकूलम बटे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -5 माइक्रोकूलम बराबर -5 × 10⁻⁻⁶। कहने का मतलब नया इस पर जब इनको क्या करेंगे, हटाएंगे, अलग अलग करेंगे। मान लीजिए ये नया आवेश कितना हो जाएगा, Q1 डैश, ये कितना हो जाएगा, Q2 डैश। तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर -5 × 10⁻⁻⁶ पूरा। और भी इसको अपन यही रखेंगे तो और क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम तुलना करेंगे तो कट जाएगा। और यहाँ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, 10 की पावर 5 गुणा -2 गुणा 10 की पावर -5। अब देखिए इसको अपन, ये Q1 डैश का Q2 डैश है, इस Q1 डैश का Q2 डैश का भी क्या लगेगा, अब कूलम पर लगेगा, तो बल कितना हो जाएगा, Q1 डैश में Q2 डैश आवेश पर लगने वाला बल, नया बल ले लेते हैं अपन F डैश। नया बल कितना है, F डैश के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R के। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, -5 × 10⁻⁻⁶, -5 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू भी कितनी है, -5 × 10⁻⁻⁶ बटे इनके बीच की दूरी कितनी होगी, r² 2। दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात निकालेंगे तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, 2 में 1 का भाग। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर एक कौन सा है हमारे पास, F अपॉन F डैश। F की वैल्यू है हमारे पास K, Q1 की वैल्यू है 10 की पावर -5 इंटू -2 गुणा 10 की पावर -5 बटे R² बटे इसकी वैल्यू है हमारे पास F डैश की K इंटू -5 गुणा 10 की पावर -6 गुणा -5 गुणा 10 की पावर -6 बटे R²। कुछ वैल्यू है कट रही है, उनको काट देते हैं। ये कट गई K से, ये R² से R² कैंसिल। इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, F अपॉन F डैश बराबर
10 की पावर -5 गुणा -2 गुणा 10 की पावर -5 बटे, ये राशि कहाँ जाएगी नीचे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -6, ये वैल्यू आ गई है। हम इसको अपन हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, f/f। अब देखिए 10 की पावर कितनी बच रही है, माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ कितनी है, -5। हल करो इसको, मैं इसको लिख सकता हूं 10 से ऊपर गुणा कर दो, 10 से नीचे गुणा कर दो, 10। जब नीचे गुणा करूंगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगा -6। इसी तरीके से -2 गुणा 10 की पावर कितनी होगी, -6, 20 गुणा, ठीक है, बटे 5 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, f/f बराबर माइनस का कितना हो गया, 200, 10 × 20 माइनस का 200 बटे, यहाँ पर कितना बच गया, 5 गुणा 5 25, 25 से कम 25, 25 × 200, f/f डैश बराबर हो गया -8/1, अर्थात f/f डैश बराबर -8/1। तो इन पर जो लगने वाला जो बल है वो बल का जो अनुपात होगा -8/1। थोड़ा सा यहाँ देख लेना, ऊपर नीचे अपन ने क्या किया, 10 से गुणा किया, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हल करने के लिए। दोनों ऊपर नीचे 10 से गुणा व भाग देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इनका जो अनुपात आ गया वो अनुपात आ गया -8/1। या आप 10 से ऊपर नीचे गुणा नहीं करके इसको डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, ये अपन ने सुविधा की दृष्टि से अपन ने इस तरीके से किया था। यदि आपको असुविधा हो रही है तो अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 5 कट गई, यहाँ 10 की पावर कितनी कट गई, 5 कट गई, कितनी बच गई, 10 की पावर -1। ये -1 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10। इसके बाद 10 की पावर 5 -5 और 10 की पावर -6 ये कैंसिल हो गया। इस पर भी कितनी बच गई, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में, -2 तो है, ये प्लस में कितना हो गया, 10 बटे कितना बच गया, 25। f/f बराबर ये कितना हो गया, 200, किसके, -25, 25 कम 25, 25 × 200 बटे में कितना हो गया, 1। अर्थात f/f बराबर -8/1। इनका अनुपात होगा, अनुपात को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, -8/1। जैसे आपको उचित लगे
उस तरीके से आप इस सवाल को पर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की, भुजा स्मॉल ए वाले किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की ओर, शीर्ष के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश प्लस क्यू रखा है तो त्रिभुज के बिंदु सी पर, त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये सवाल है हमारे पास। भुजा ए वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और ये हो गया हमारे पास सी। ए और बी पर कैसा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। ये भी कितना है? प्लस। इसकी भुजा कितनी है? ए। अब इस समबाहु त्रिभुज की जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का होंगे। ये भी कितना हो गया? 60। ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी क्या है? प्लस क्यू आवेश। माना बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1। माना बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तीव्रता कितनी है? E1। वह बिंदु पे ए के कारण तथा बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E2। देखिए समझने वाली बात है, प्लस क्यू आवेश और ये भी क्या है? प्लस क्यू आवेश। मैंने बताया था प्लस क्यू आवेश होगी तो बल रेखा किधर होगी? बाहर की तरफ, या क्षेत्र रेखा किधर होगी? बाहर की तरफ। और जब क्षेत्र के बाहर की तरफ होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी? बाहर की तरफ। ये प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश है तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इस बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी?
इधर ये एंगल कितना बन रहा है 60। कितना बन रहा है 60। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों को क्या होगी मध्य में होगी वो ई नेट कितनी होगी ई नेट। तो देखिए बिंदु ए पर या बिंदु सी पर बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को अपन क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए बिंदु सी पर बिंदु सी पर बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 परिमाणात्मक मान लेना। विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती K Q अपॉन R स्क्वायर। K Q अपॉन R स्क्वायर। K Q आवेश कितना है Q है तो मैंने लिख दिया Q अपॉन R स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है A का स्क्वायर। समीकरण नंबर। इसी तरीके से बिंदु सी पर बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है अपन ने E2 बराबर। यदि इसकी डायरेक्शन आप लिखना चाहो दिशा दिशा किधर चल रही है यही तो है इसकी बाहर की तरफ किधर ए से किधर जा रही है सी की ओर। लिख सकते हैं E2 बराबर वही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है A स्क्वायर। समीकरण नंबर इसकी दिशा कितनी हो जाएगी B से C की। अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है अपन को बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक सूत्र लिखा था अपन ने E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 into cos थीटा। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। वैल्यू दे रखी है हमको E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी E1 की कितनी है K Q अपॉन A स्क्वायर K Q अपॉन A स्क्वायर। इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर प्लस K Q अपॉन A स्क्वायर इसकी भी पावर क्या लग रही है होल स्क्वायर प्लस 2 K Q अपॉन A स्क्वायर
ये तो E1 की मान हो गया, E2 का मान हो जाएगा k⁴ और cos 60। एंगल कितना बढ़ रहा है? 60 डिग्री। E बराबर k⁴ अंडर k⁴ ये और स्क्वायर हो गया। इसमें यहाँ क्या बच रहा है? कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ तो बच गया a, यहाँ पर भी कितना बच गया a। चलो एक बार और कर लेते हैं। k⁴ इसका हो गया होल स्क्वायर, k⁴ इसका भी हो गया होल स्क्वायर, प्लस 2 k⁴ ये भी कितने हैं? 2 हैं, तो इसको भी क्या हो गया? होल स्क्वायर इनटू cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। ये दो राशि कट गई। E बराबर अंडर कॉमन आ रहा है हमारे पास k⁴ और इसका भी क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। यहाँ कितना बच गया? a, यहाँ पर कितना बच गया? a, और यहाँ पर भी कितना बच गया? a। इसको और हल कर लिया। E बराबर अंडर k⁴ और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ 1 1 1 कितने बच गया? 3 इंटू 3। इस राशि को मैं बाहर निकाल के लेके आ रहा हूं और इसको बाहर निकालने के बाद इसमें तो क्या रह जाएगा? अंडर रूट रह जाएगा। E बराबर अंडर रूट 3 k⁴ इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन बटे कूलम। अतः बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंडर रूट 3 k⁴ के बराबर प्राप्त होगी। सवाल है हमारे पास, दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, तब भी वही कोण रहता है। जो ये एंगल है वो एंगल का मान भी क्या रहता है? वही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो द्रव के पराविद्युतांक का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारे पास कोई डोरी दे रखी है, उस डोरी पर हमने क्या कर दिया? आवेशों को लटका दिया। इन आवेशों के बीच की कुछ न कुछ क्या रहेगी? दूरी रहेगी। वो दूरी मान लीजिए कितना है? 8। तो कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, ये कोई दृढ़ आधार से इसको क्या कर रखा है? हमने बांध रखा है डोरी। ये क्या है? आवेश। ये प्लस क्यू आवेश, ये भी क्या है? प्लस क्यू। इसको अपन ने खींचा तो इधर क्या लगाएंगे? अपन एक फोर्स लगाएंगे। दोनों आवेश हैं, आवेशों के कारण क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। इस पर डोरी में क्या उत्पन्न होगा? तनाव। ये एंगल हमारे पास कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। और थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। जब इसको खींचेंगे तो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो दूरी कितनी रहेगी हमारे पास? मान लीजिए 8। कितनी है? 8। अब देखिए, ये स्थिति में थी, ये स्थिति है, इस पर स्थिति ये ले लेते हैं। जब ये आवेश है, इस आवेश पर कौन सा बल लगेगा? लगाएगा बाहर बल।
W बराबर m। ये स्थिति थी, इस स्थिति को थीटा कोण से यूं झुका दिया। पहले ये स्थिति थी, इसको इसने क्या किया है, जैसे इसको सरल लोलक की स्थिति में लेके आए तो ये इसको अपन ने यूं बल लगाया, यूं बल लगाया तो इसमें जो डोरी में जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है उसके कारण एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये जो एंगल है इसको यूं घुमाया तो ये घटक कौन सा हो गया, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, cos थीटा। किसका, तनाव, t cos थीटा। इस तनाव बल इधर लग रहा है तो इसका लंबवत घटक कितना हो जाएगा, t sin थीटा। कितना हो जाएगा, t sin थीटा। अब देखिए इस आवेश और इस आवेश पर कौन सा बल लगेगा, F। वो कितना होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डायग्राम समझ में आ गया। ये क्या है, दो समान आवेशित गोले, एक गोला ये रहे, एक गोला बराबर लंबाई की, इसकी लेंथ भी कितनी है, बराबर, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई भी कितनी है, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए इनको अपन ने घटकों के रूप में व्यक्त करकर, इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है mg, ये ऊपर क्या लग रहा है, क्षैतिज घटक, और इधर क्या लग रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था क्या कहती है, संतुलन की अवस्था कहती है t sin थीटा बराबर कितना हो गया, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अर्थात k की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर t cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg। t cos थीटा बराबर हो गया mg, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे देंगे, भाग। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने t sin थीटा, एक कितना है, t sin थीटा। LHS को एक साथ दे दो और RHS का वैल्यू को क्या दे देंगे, एक साथ, बराबर k 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बटे में कितना हो गया, m। ये t से t कैंसिल हो गया, sin बटे cos किसके बराबर हो गया, tan थीटा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू 1 अपॉन mg, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। यहां तक हमारे पास समीकरण बन गया 3, ठीक है। इसी प्रकार यहां दे रखा है द्रव का जो घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.08 दिया। द्रव का घनत्व रो मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, रो बराबर दे रखा है हमको 0.8 ग्राम बटे सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है पदार्थ का घनत्व,
उसको मैंने ले लिया सिर्फ 1.6 ग्राम बटे सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इस पर जैसे ही अपन इस पर क्या करेंगे, द्रव में डुबोएंगे, और द्रव में डुबोने पर इस पर एक उत्प्लावन बल कार्य क्या करेगा, उत्प्लावन बल। वो उत्प्लावन बल क्या होता है, ये दूसरा चित्र है। यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर KQ/R², ठीक है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, चेंज होगी, ये F' हो गया। जैसे ही इसको द्रव में अपन डुबो रहे हैं तो बाहर बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। एक बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। वो बल कौन सा हो जाएगा, उत्प्लावन बल। कौन सा लगेगा, उत्प्लावन। तो उत्प्लावन बल देखिए, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा है, वो किसके बराबर लग रहा है, mg/2। इसको संतुलन की स्थिति में बनाए रखने के लिए कौन सा क्या लगेगा, उत्प्लावन बल। वो कितना लगेगा, mg/2। अब इस आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल परिणामी भार बल W' मान लेंगे इसको, यहाँ W लग रहा था तो कितना, इस पर कितना लग रहा है, mg ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लगता है, माइनस mg/2 बराबर mg/2। ये हमारे पास क्या लगेगा, परिणामी बल लगेगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, वही संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि, चलो यहां पर बताओ, समीकरण 3 में अपन देखते हैं। समीकरण 3 से अपन ने क्या किया है, उसको द्रव में डुबोया। जैसे ही द्रव में डुबोएंगे तो इसका माध्यम क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। माध्यम क्या हो जाएगा, परिवर्तित, अर्थात tan थीटा बराबर वही उसी तरीके से उसको घटकों के रूप में वियोजित करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, इस तरीके से पूरा बार बार करने की आवश्यकता नहीं। tan थीटा बराबर 1/4πε0 था, यहाँ पर निर्वात थी, और अब निर्वात की जगह क्या आ गया, हमारे पास माध्यम चेंज हो गया। वो माध्यम क्या हो गया, k की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1/4πε। कितना लिख सकते हैं, 1/4πε Q/R²। यहां पर भार बल जो लग रहा है, यहां पर कितना था, mg था। अब परिणामी भार बल कितना हो गया, mg/2। इस mg की जगह कितना लिखूंगा मैं, mg/2 इंटू 1/mg/2। चूंकि हमने पढ़ा था एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन है। माध्यम की वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। इस एप्सिलॉन m की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। तो tan थीटा बराबर 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r Q/R² इंटू, ये दो राशि कहां चले जाएगी,
ऊपर 2/mg। समीकरण नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमको, एप्सिलॉन आर का मान। यह पूछ रहा है द्रव का परावर्तकांक कितना होगा। द्रवण कौन सा है ये, इसका परावर्तकांक कितना होगा एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर की अपन को क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो दो समीकरण अपन को दे रखे हैं, समीकरण 3 और 4। इन समीकरण 3 व 4 की सहायता से अपन एप्सिलॉन आर का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 में या 4 में तुम्हारी इच्छा अनुसार 4 का भाग लेने का, भाग लीजिए। भाग देने पर देखिए 3 में 4 का भाग है, 3 कौन सा है tan थीटा। चौथा में भी क्या है यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा का कितना आ रहा है 1/4πε0 क्यों स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू 1/n। बट यहां कितना दे रखा है 1/4πε0 एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू 2/n। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर अपॉन आर कट गया और mg से mg कट गया। क्या बचेगा यहां तो बच गया 1, यहां कुछ नहीं बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अपॉन एप्सिलॉन ये बचेगा। इस एप्सिलॉन आर को खाने जाएंगे पर ऊपर 1 बराबर 1 एप्सिलॉन आर अपॉन कितना हो गया, क्रॉस गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा 2 आता है। द्रव का परावर्तकांक, द्रव का परावर्तकांक 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। यहां क्या है क्यू स्क्वायर था, ठीक है। इस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से राशि कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद में ये हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 समरूप गोलाकार चालक B और C, ये B और ये क्या ले लिया मैंने समरूप गोलाकार समान आवेश से, इन पर जो आवेश है वो समान है, कितना कितना है क्यू, तथा इनके मध्य एक बल से ये क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है दोनों बल कैसे हैं पॉजिटिव होंगे या दोनों बल कैसे होंगे, दोनों आवेश कैसे होंगे नेगेटिव। इनके जो बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है r। पहले यहां तक अपन क्या करते हैं, यहां तक इसको हल कर लेते हैं। प्लस ये q व q आवेश के कारण लगने वाला कूलम बल, आवेशों के कारण
लगने वाला बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है Q, क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे बीच की दूरी कितनी होगी R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है एक तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, प्लस इनके क्या है इनके जो अनुसार क्या है समान, इस तरीके से समान है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, ये क्या किया है इसको, ये क्यों था, ये क्या कह रहे हैं अपन, पहले बी के संपर्क में, ये कोई अनावेशित गोला था, इस अनावेशित गोले को पहले किसके संपर्क में लेके आ रहे हैं, बी के संपर्क में। जैसे मैं इसके बी के संपर्क में लेके आऊं, ये बी के संपर्क में लेके आ रहा है, तो इसके आवेशों को कौन इसमें क्या हो जाएंगे, समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो इसे अनावेशित गोला, अनावेशित गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, दोनों में आधा आधा, इसमें कितना था Q, तो कितना हो जाएगा Q/2, कितना हो जाएगा Q/2। उसके बाद में क्या कर रहा है, तत्पश्चात इसके जस्ट बाद C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। C के संपर्क में लाकर इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अब इस पर आवेश कितना है Q/2, Q/2 है, और इस पर कितना है Q है, ये C, इस पर कितना है Q, इस पर कितना है Q/2, कितना है Q/2। क्या निकाल लेंगे अपन, दोनों पर अलग अलग इनका औसत निकाल लेंगे। आता है C पर आवेश बराबर नए गोले पर आवेश, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर के लिए क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे, Q प्लस Q/2 अपॉन कितना हो गया, Q प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 कितना हो गया, 2 लग कम आ गए, 2Q प्लस कितना हो गया Q, 3Q/2 कितना हो गया 2, कितना गया 3Q/2, और बटे में कितना लग रहा है 2, तो कितना आ जाएगा 3Q/4, कितना आ जाएगा 3Q/4 बराबर 3Q/4। अब यहां पर B पर तो कितना रह गया, इन दोनों पर B पर कितना कितना रह गया, ये Q/2, और ये क्या हो गया, इस पर भी कितना हो गया Q/2। ठीक है, अब ये कह रहा है फिर दोबारा B/C पर लगने वाले बल का क्या अनुपात कितना होगा, या इस पर कितना बल कार्यरत होगा। तो देखिए दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया B का तो आवेश कितना हो गया Q/2, और ये कितना हो गया C, इस पर आवेश कितना हो गया 3Q/4, बीच की दूरी कितनी है R। अतः Q/2 3Q/4 आवेश पर लगने
वाला बल। कितना बल लगेगा? नया बल मैं ले लेता हूं एफ डैश। कितना ले लेता हूं? एफ डैश के। Q1 का मान कितना आ गया? Q/2। Q2 कितना आ रहा? 3Q/4 बटे R। समीकरण नंबर इसको हल कर लेते हैं। एफ डैश बराबर के 3K Q² अपॉन 8R²। समीकरण नंबर कितना हो गया? क्या कह रहा है? तुलना करवा रहा है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 का भाग देंगे। जैसे इसमें भाग देंगे एफ डैश अपन कितना हो गया? 3K Q² अपॉन 8R⁻3 R⁻2 बटे इसका मान कितना है? KQ² अपॉन R²। KQ² अपॉन R²। KQ अपॉन R² ये कैंसिल हो गया। एफ डैश अपॉन एफ बराबर 3/8। तो एफ डैश बराबर कितना हो गया? 3/8 एफ। इतना जो बल है, अब बल किस किस के बीच लगेगा? बी गोला और सी गोले के मध्य ये बल हमको क्या होगा? प्राप्त